हम जो बात करने जा रहे हैं एमएसपी पर बात करने जा रहे हैं, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। ये एक ऐसा विषय होता है जो हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। इसका कारण ये है कि ये क्या है, करंट में हमेशा चर्चा में रहता है। जैसे आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि आर्थिक मामलों की समिति ने खरीफ की फसलों के लिए एमएसपी जारी किया, रबी की 6 फसलों के लिए एमएसपी जारी किया। इस तरीके से अखबार में खबरें आती रहती है, लगभग 6 महीने के अंदर अंदर ये आता रहता है। अब ये आर्थिक मामलों की समिति क्या है, एमएसपी क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए एमएसपी, पूरी डिटेल करते हैं अपने। और जहां मैं आपको बता दूं कि यहां से क्वेश्चन उठा हुआ है वो आप टिक कर लेना। इसका पूरा नाम होता है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, आप कह सकते हो न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य, नाम से ही देखिए, ऐसा मूल्य, ऐसा मूल्य, और वो भी कौन सा, न्यूनतम, मतलब कम से कम वह मूल्य जो आपको सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। इंग्लिश में देखो सपोर्टिंग, जो आपको सपोर्ट करता है। ठीक है ना, जैसे आप कोई एग्जाम देते हो, उसमें कई एग्जाम में से प्रावधान होते हैं ना कि यदि आप 40% प्राप्त कर लेते हो तो आप पास हो। यदि आप 40% प्राप्त कर लेते हो तो आप वहां पर फेल नहीं माने जाओगे, पास माने जाओगे। तो ये आपको क्या दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। वैसे ही भारत के जो किसान हैं वो फसलों को बोते हैं, गेहूं बोते हैं, चावल बोते हैं, बाजरा बोते हैं, सरसों बोते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में ये नियम लागू होता है, 2 मिनट सुन लेना मेरी बात को एक बार थोड़ा समझने के लिए। डिमांड व सप्लाई, डिमांड व सप्लाई का नियम लागू होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, अब ये जो डिमांड व सप्लाई का नियम लागू होता है, इसका मतलब क्या होता है कि यदि सप्लाई ज्यादा है, इसका मतलब डिमांड कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, सप्लाई ज्यादा, किस चीज की सप्लाई ज्यादा होगी, भाई पानी ज्यादा आने लग गया। सर्दियों में पानी, जैसे मान लीजिए पानी ज्यादा, आपूर्ति ज्यादा होती है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। और डिमांड कम हो जाएगी तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये नियम होता है। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसे गेहूं ले लेते हैं अपने, किसान ने गेहूं बोया तो किसान की लागत आ गई 1000 रुपए प्रति क्विंटल। भाई वो जब वो काम करेगा तो लागत तो आएगी ना, 1000 रुपए प्रति क्विंटल उसकी लागत आ गई। अब जब ये लागत आ गई, फिर फसल आ गई, तो किसान एक उम्मीद करता है कि भाई कम से कम 1500 में तो मेरा माल बिके। ठीक है ना, भाई 1000 में ही बिक गया तो उसको क्या फायदा हुआ, उसको कोई फायदा नहीं हुआ। तो वो ये मानता है कि कम से कम 1500 क्विंटल तो मेरा गेहूं बिके। लेकिन इकोनॉमिक्स इस पर आधारित होती है। जैसे मान लीजिए गेहूं की डिमांड कम हो गई तो कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। कीमत कम होगी तो इसको तो नहीं मिले पैसे। समझ में आई बात सर? जैसे टमाटर होता है, आपके अमरूद होते हैं सवाई माधोपुर में, आप उसको कितने दिनों तक रख सकते हो, आपके पास कोई कोल्ड स्टोर तो है नहीं, ज्यादा ज्यादा घर में रख लोगे 10 दिन, इससे ज्यादा नहीं, उससे तो खराब हो जाएंगे, वो टमाटर खराब हो जाएंगे। तो ये जो फसल को जो खरीदते हैं ये इसी फिराक में होते हैं, क्या देखते हैं कब तक रखता है ये।
देखते हैं कब तक, बेचना तो हमें ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पास तो कोल्ड स्टोर है नहीं, वो तो व्यापारी है, व्यापारी के पास तो कोल्ड स्टोर है, तो वो कहता आजा कोई बात नहीं, कितने दिन रखता है मैं भी देखता हूं। तो मरा तरा किसान क्या करता है, वो उसको कहता है भाई कितने लेगा, तो वो कहता है जी मैं तो भैया 5 रुपए किलो अमरूद लूंगा, 5 रुपए किलो अमरूद लूंगा। अब किसान करे क्या, वो कहता है यार 5 रुपए किलो है, अब उससे ज्यादा तो मैं लूंगा नहीं, तो उसको 5 रुपए किलो में बेच देता है। अब व्यापारी को तो 5 रुपए किलो में बेच दिया, क्योंकि उसका तो काम चल रहा है, उसका तो कोल्ड स्टोर है। अब क्या मार्केट में आपका अमरूद 5 रुपए में बिकता है क्या? ये नहीं बिकता, ये आप जानते हो, कम से कम 50-60 इतना तो होता ही होता है। इसी तरीके से आप अखबारों में पढ़ोगे खबरों को, इसीलिए कहता हूं अखबार पढ़ा करो। किसानों ने प्याज की फसल को, गन्ने की फसल को, खड़ी फसल को ही जला दिया, कारण लागत आ रही थी 5 रुपए, ठीक है, और मार्केट में मिल रहे थे 3 रुपए, तो क्यों करे फालतू में मेहनत, उसको कटाई करेगा, फिर ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगेगा, तो किसान ने पूरा खेत ही जला दिया। अब आप देखिए किस किस को नुकसान हुआ, किसान को नुकसान हुआ और सरकार को नुकसान हुआ, देश को नुकसान हुआ। समझे ना बात को, देश की जीडीपी प्रभावित हो गई। अब गवर्नमेंट के पास जो पैसा जाएगा वही तो जाएगा, उसी का टैक्स वगैरह मिलके तो जाएगा, और फिर रिक्वायरमेंट भी तो होती है। वैसे से कपास की फसल को यदि ऐसे जला दोगे आप, तो कॉटन कैसे आएगा, ठीक है ना, कॉटन की शर्ट बनेगी, वो महंगी नहीं हो जाएगी? समझे ना बात को। गन्ना खराब कर दिया, गन्ना खराब कर दिया तो चीनी के रेट कैसे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो सरकार क्या कहती है कि आप फसल बोइए, क्योंकि यदि किसान के जी में आ गया कि यार ये तो 5 रुपए में बिकता है, तो अमरूद बीजेगा ही नहीं। तो आप सोच लीजिए, यदि अमरूद किसान बीजेगा नहीं तो पूरे देश में अमरूद की कमी हो जाएगी, अमरूद की बाहर से इंपोर्ट करना पड़ जाएगा, पता नहीं क्या क्या काम करने पड़ेंगे अपने को, तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है किसान गेहूं बोए, बोए गेहूं उत्पादन करे उसका, यदि उसकी 1,000 रुपए की कॉस्ट आती है तो सरकार उससे 1,500 रुपए में खरीदेगी ही खरीदेगी, चाहे मार्केट में कोई भी स्थिति हो, चाहे डिमांड हो चाहे ना हो, सरकार खरीदेगी। तो अब क्या हो गए, अब किसान क्या हो गया, सेफ हो गया। वो कहता है भी मेरा माल 1,500 में बिकेगा ही बिकेगा। इस कारण से किसान उस खेती के लिए क्या होता है, प्रोत्साहित होता है, वो खेती भी करेगा। क्यों, उसको आने वाले समय का पता है कि सरकार खरीद लेगी 1,500 में, उसको रेट पता है। समझे ना, यही होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। समझ में आई बात सारी, क्लियर? किसानों को किस लिए किया जाता है, सपोर्ट करने के लिए। किस बात के लिए सपोर्ट करना, कि आप ये फसल बोइए, क्योंकि यदि आप ये फसल नहीं बोओगे तो देश को नुकसान होगा, देश में खाद्यान्न की कमी आ जाएगी, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ सकता है। समझ में आई बात सारी? चलिए जी, इसके नीचे लिखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे लिखो, वह न्यूनतम मूल्य या वह दर, ऐसे लिखो, आराम से लिखो, वह दर जिस पर वह दर जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है, फसल खरीदती है। आइए अब आप देखिए किस पर खरीदेगी, ठीक है, ये फिक्स होता है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जितनी किसान की जो लागत होगी उसका 1.5 गुना, ये फिक्स है, ध्यान रखना। इस पर भी कई बार विवाद होता रहता है कि 2 गुना कर दो, पहले 1 होता था, अब कह रहे 1.5 गुना कर दिया इसको, ठीक है ना, 1.5 गुना मतलब 1,000 रुपए है तो इसका 1.5 गुना कर लो अब आप,
उतना आपकी एमएसपी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिखो, नीचे लिखो, यह किसानों की उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना अधिक होता है। अंडरलाइन करो 1.5 को, आपके एग्जाम में आया हुआ ये 1.5 गुना अधिक होता है। ठीक है, अभी लगभग 2-3 साल पहले इसको 1.5 गुना किया गया था, तो ये मोटे मोटे अक्षरों में अखबार में लिखा हुआ आया था, शायद उसी कारण से वो क्वेश्चन पूछ लिया गया। 1.5 गुना अधिक होता है। चले, अब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में, मतलब ये कौन घोषित करता है, घोषित कौन करता है, ठीक है ना, आराम से समझना इसको। आइए लिखिए, कौन घोषित करता है, मतलब एमएसपी की घोषणा कौन करता है। एमएसपी की जो घोषणा करती है, आप अखबारों में पढ़ोगे हो तो आपको मिलेगा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ये करती है। चले, अब आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति होती है, इसका अध्यक्ष कौन होता है। आईएएस के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने कई बार आपको बताया है, लेकिन समय की कमी के कारण अभी आपसे कुछ नहीं पूछूंगा मैं। अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, ध्यान रखना हमेशा। आर्थिक मामलों की समिति का जो अध्यक्ष होता है ये प्रधानमंत्री होता है। चले, अब ये सवाल पैदा होता है, भाई प्रधानमंत्री तो खेतों में जाएंगे नहीं, उनको क्या पता कितनी है, वो तो एक डिसीजन लेते हैं। इसका मतलब इस समिति को भी कोई सिफारिश करता है, भाई ऐसा करके ऐसा कर लो, समझे ना बात को। तो इसमें लिखिए, इस समिति को, मैं बहुत आसान भाषा में ज्यादा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं एक बार, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। इस समिति को सिफारिश कौन करता है। इस समिति को सिफारिश कौन करता है। चले, आइए मैं थोड़ा सा पुराना लेके चलूंगा एक बार, फिर मैं नए से जोड़ दूंगा। इस समिति को सिफारिश करता है एपीसी। एपीसी, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, कृषि कीमत आयोग। यदि आप पंचवर्षीय योजनाएं कर चुके हो तो मैंने इसके अंदर आपको बताया हुआ है, एपीसी, कृषि कीमत आयोग का गठन। इसका गठन हुआ था 1965 में। 1965 में 1965 में, क्लियर, ये किया गया। ये नाम से देख लो, ऐसा आयोग जो कृषि से संबंधित उत्पादन की कीमतें बताएगा, यही बताया जा रहा है एमएसपी में। लेकिन अब आपको यहां एक बात ध्यान रखना है, जो आपके ऑप्शन में एपीसी नहीं आएगा, ठीक है ना। 1985 में इसका नया नाम कर दिया गया, ये है आपके काम की बात, सीएसीपी। 1985 में, तो आज जो है उसको हम सीएसीपी के नाम से जानते हैं, सीएसीपी के नाम से जानते हैं आज हम इसको।
आइए, अब इस CSCP के बारे में आपको बताऊंगा मैं, पूरी बात है। इधर आ जाइए, यहां आ जाइए। ठीक है, तो हम CSCP के बारे में बात कर रहे हैं। मैं यहां दोबारा लिख रहा हूं CSCP। एक तो इसका पूरा नाम क्या है, लिख दीजिए, कृषि लागत व मूल्य आयोग। कृषि लागत व मूल्य आयोग। कृषि लागत व मूल्य आयोग। कृषि लागत व मूल्य आयोग, समझ गए। और इसका जो हेड ऑफिस है ये है नई दिल्ली। चले, इंग्लिश में यदि आप लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, सी मतलब कमीशन। ठीक है, जो लिखना चाहे, कमीशन फॉर या कमीशन ऑन, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इंग्लिश में लिखना चाहो तो। समझ में आई बात सारी? क्लियर? अब ये इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है, नई दिल्ली के अंदर है। ये क्या है, वास्तव में क्या है? ठीक है, नाम तो आयोग है इसका, लेकिन वास्तव में डिपार्टमेंट है। तो इसमें लिखो, यह है कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय। मंत्रालय का एक विभाग है। एक विभाग है। चले, आइए, अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें कई पेचीदगियां आ जाती है, क्वेश्चन भी आए हुए हैं। देखिए, इसमें लिखो, यह 22 फसलों के लिए MSP जारी करता है। 22 फसलों के लिए MSP जारी करता है। क्लियर? आइए, इसको अंडरलाइन करो। ठीक है, आइए, अब ये जो 22 फसलें हैं, इसमें जो खरीफ की फसलें होती है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ये 14 होती है। और रबी की फसलें जो होती है ये 6 होती है। कई बार अलग से पूछ लेते हैं। और जो कमर्शियल फसलें होती है ये 2 होती है। तो टोटल हो गए आपके पास 22। टोटल 22 हो गए। चलें, अब देखो,
या मैं जानबूझकर आपको फसलों के नाम लिखाऊंगा। वो मैं फसलों के नाम आपको इसलिए लिखाऊंगा, एक तो देखो क्वेश्चन तो इसी भी तरीके से आया हुआ है कि निम्न में से किस फसल के लिए एमएसपी जारी नहीं किया जाता है, ये भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन मेरा सबसे ज्यादा बड़ा उद्देश्य है एक स्टैटिक पोर्शन के लिए है आपके लिए, वो ये है, आपके क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है और निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। आप मान के चलना इस टाइप का क्वेश्चन आप देख लेना, ऑप्शन इन्हीं में से आता है। हाँ, ज्योग्राफी में हम इसको एक बढ़िया तरीके से कर लेंगे, कुछ चीजें बता देंगे, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। तो खरीफ की फसलें जो होती है, लिख दीजिए धान, ठीक है ना, जिसको आप चावल कह सकते हो, चावल। ज्वार, बाजरा, बाजरा। चौथा लिखिए मक्का, मक्का। ठीक है, तो ये क्या फसलें हैं? ये चारों फसलें कौन सी हैं? खाद्यान्न फसलें हैं ये। ठीक है, अब ये खाद्यान्न फसलें हैं चारों, और कौन सी फसलें हैं? खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की फसलों में कितने शब्द है? 3, समझे ना? तो जितनी भी खाद्यान्न की फसलें हैं जिनमें 3 शब्द आते हैं वो खरीफ की फसलें होंगी, समझने के लिए बता रहा हूं। ऐसा कोई डाटा नहीं है कि कहीं ऐसा हो जाए, लेकिन लगभग यही चीज होती है। और लगभग 19, लगभग का मतलब होता है 99%। 1% कोई बीच में से छुपा बैठा हो, कोई लगा दे सर जी ये है, वो नहीं। आपके बढ़िया तैयार हो जाएगा ये, जिंदगी में कभी कंफ्यूजिंग नहीं होगी कि खरीफ की रबी की फसल कौन सी। ठीक है, चलिए अब पांचवी फसल लिखो, रागी, रागी। तुर, तुर की दाल, अरहर की दाल होती है ना। मूंग, उड़द, मूंगफली, मूंग, उड़द, मूंगफली। सूरजमुखी, सूरजमुखी। सोयाबीन, तिल, सोयाबीन, तिल। अब यहां ध्यान रखना, काला तिल, तिल 2 प्रकार के होते हैं ना, एक को सामान्य तिल बोलते हैं जो सफेद से कलर का होता है, एक काला तिल होता है उसका अलग से है तिल। कपास, चले थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात करना चाहूंगा ताकि आप इस टॉपिक को थोड़ा सा समझ सको। घर पे जाके आप जद्दोजहद करना इसके साथ, मान के चलना निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की है, रबी की है, कभी गलत नहीं होगा। यदि इसके अंदर 15 मिनट लगा दिए तो एक एक फसल को आपने थोड़ा समझ लिया। तो जैसे मैंने कहा ये खाद्यान्न की फसलें हैं, तो आपने कहा कि ये फसलें कौन सी है, तो देख लो कितने शब्द आगे, 3 आगे साहब, 3 आगे मतलब खरीफ में भी 3 होते हैं, तो खरीफ की फसल है। फिर क्या होता है, ये जो खरीफ की फसलें जो बोई जाती है इसका जो टाइम होता है ना, ये होता है जुलाई से अक्टूबर। जुलाई से अक्टूबर मतलब इस समय ये बोई जाती है, और अक्टूबर नवंबर में इसकी क्या हो जाती है, कटाई होती है। समझ गए बात को? मतलब इतने दिन ये भूमि में रहती है, उसके बाद ये अपने घर आती है, मतलब नवंबर के आसपास हमारे घर में आती है। ठीक है,
नवंबर में कौन सा वो चल रहा होता है मौसम, सर्दी होती है, ठीक है ना। तो सर्दी में हम देखिए क्या करते हैं, तिल के लड्डू कब खाते हैं, मूंगफली कब खाते हैं, कब खाते हैं, गर्मी में जून में जुलाई में खाते हो क्या, ठीक है, सर्दी में ही खाते हैं। तो तिल हमारे पास निकलेंगे, आएंगे कब, नवंबर में, तो नवंबर में दिसंबर में हमने लड्डू बना लिए, ऐसे समझो, ऐसे समझो, कभी कंफ्यूजिंग नहीं होगी, और ऑप्शन ए आ गया तो आराम से पहचान लोगे उसको। तो आपके सामने देख लीजिए, ये तिल और काला तिल तो दोनों एक साथ ही आ गए, क्या हो गया, सर्दी में ही खाते हैं, ये रहा जुलाई से अक्टूबर। कपास, सोयाबीन हो गया, सूरजमुखी, मूंगफली, मूंगफली कब खाते हैं भाई, जुलाई में खाते हो क्या भाई, सामान्य स्वस्थ आदमी की बात कर रहे हैं, हाँ स्वस्थ आदमी की बात कर रहे हैं। उड़द, मूंग, तुर, अरहर, रागी, अब ये थोड़ा सा तो देखो ध्यान रखना पड़ेगा। इधर आ जाइए, रबी की फसलें, ये 6 है, ये कौन कौन सी है, लिखिए, गेहूं, 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 फिर लिखो जौ, गेहूं, जौ, चना, जौ को क्या है, जई भी बोल देते हैं ना, जौ को क्या होती है जई, अच्छा, चलो जी, चलो कोई बात नहीं। ये बताओ मुझे, ये तिलहन है या खाद्यान्न, खाद्यान्न, ठीक है। तो ऐसी खाद्यान्न फसलें जिसमें 2 या 2 से कम शब्द आते हैं, ठीक है भाई, रबी में कितने शब्द है, 2, तो ऐसी खाद्यान्न फसलें जिसमें 2 या 2 से कम शब्द आते हैं वो रबी की फसल होती है। जैसे मैं कह दूं आपके दिमाग गेहूं, तो आपके दिमाग में गेहूं 2 शब्द है, रबी में भी 2 शब्द, रबी की फसल है साहब। ये इतना ही सीख लोगे ना तो आपके ऑप्शन के आधार पर आप कर दोगे। समझ में आई बात सारी। तो गेहूं, जौ, चना। चौथी फसल लिखिए इसके अंदर, मसूर, मसूर की दाल होती है ना, ये मसूर। नेक्स्ट लिखिए, देखो यहां पर आप चाहो तो डायरेक्ट सरसों लिख सकते हो, लेकिन जो आपके, मैं आपको थोड़ी देर में भेज दूंगा, गवर्नमेंट का डाटा है, अभी मई का ही है, मार्च 2025, या मुझे एक्चुअल मार्च और मई दोनों में से एक है, वो अभी भेज दूंगा, आप उसमें देखना। अभी वहाँ जो सांसद है उसमें अपनी रिपोर्ट दी, उसने सारी बात बताई है। तब वो गवर्नमेंट की जो लिस्ट जारी की है ना, तो उसमें क्या है, जैसे एक शब्द दिया है रेपसीड, वह सरसों, रेपसीड व सरसों, रेपसीड व सरसों, ठीक है। और छठा लिखिए कुसुम, ये फसलें होती हैं भाई, कुसुम, ठीक है। शायद इसको मेरे हिसाब से तारा मीरा बोलते हैं, ऐसा सा होता है नाम, ठीक है, आप देख लेना थोड़ा सा। मैं तो गवर्नमेंट ने जो लिस्ट जारी की है ना उसका नाम बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इसको तारा मीरा बोलते होंगे, ठीक है। और आपके लिए वही डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं। पता लगा वहाँ कुसुम ऑप्शन में दे दिया और आप किसी और कुसुम के बारे में सोचने लग गए, ये गलत हो जाएगा। तो ये 6 फसलें होगी। अब आप देखिए, देखो और तो ये तो हो जाएगा, मसूर वगैरह है, हालांकि बहुत सारी दाल होती है, जैसे मटर होती है, हालांकि मटर के लिए एमएसपी जारी नहीं होता है, लेकिन 2 मिनट रुक जाना, लिखना नहीं है। जैसे मटर है, ठीक है, ये रबी की फसल होती है। तो मटर क्या है, एक दाल है। तो वे दाल, ऐसी दाल जिनके लास्ट में रे आता है, वो रबी की फसल होती है, केवल अरहर को छोड़कर। और जितनी भी दाल है वो सारी खरीफ की होगी, चाहे गिन लो चाहे,
उड़द की, एक वो 3M होता है, मूंग, मोठ, ठीक है ना, वो सब इसके अंदर आएंगे ये। तो मटर और मसूर ये रबी की फसल होती है। हालांकि मटर लिख मत देना, क्योंकि मटर के लिए एमएसपी जारी नहीं होता, ठीक है, वो समझाने के लिए बता रहा हूं। केवल एक अरहर एक ऐसी फसल है, दाल है, जिसमें आगे रे आता है, लेकिन वो खरीफ की फसल है, केवल अरहर। और बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। और जनरली आपको बता दूं, आपको तंग नहीं करता है कपास, सरसों, चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं, चना, इन्हीं में से आपके आता है ऑप्शन, इन्हीं में से आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि मुख्य फसलें हमारी यही है। एक सरसों के बारे में पूछते हैं आपसे, ठीक है। तो ये जो रबी की फसलें होती है ना, ये इसका जो मंथ होता है, ये होता है नवंबर से मार्च, नवंबर से मार्च का होता है ये सारी रबी की फसलें होती है, ठीक है ना। अब जब आप दिवाली के पास जाओगे, तो जिस फसल की आपके खेत में खेती होगी, वो कौन सी फसल होगी? रबी की फसल होगी। और जिसकी कटाई होगी वो खरीफ की। ऐसे समझो, ऐसे दिमाग में डालिए, फिर कम से कम आपके खेत में जो फसल बोई जा रही है उसका तो आंसर दे ही दोगे, ठीक है। तो अब आप देखिए, नवंबर से मार्च है, सरसों का साग कब खाया जाता है? दिसंबर के आसपास। मतलब नवंबर में हम बोएंगे, कच्ची कच्ची सरसों आ जाएगी, कच्चा कच्चा ही तो खाया जाता है, पकी सरसों का साग थोड़ी होता है भाई। मार्च में तो सरसों से ऐसे नहीं कह सकते साग ले आ भाई। तो ये आपके क्या है, दिसंबर के आसपास आपके पास साग आ जाएगा, क्योंकि नवंबर में आप इसकी बिजाई कर दोगे। तो सरसों का साग आप दिसंबर के आसपास खाते हो, बीच में कच्ची सरसों होती है। तो देख लीजिए, नवंबर से मार्च। समझ में आई? ऐसे थोड़ा घर पे जाके जो मैंने बोला है, ठीक है ना, इसको यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। घर पे मैंने जैसे आपको बोला वैसे आप है ना उसको एक बार थोड़ा मनन करने की कोशिश करना। और ये क्वेश्चन बेटा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 99% आता है, 99% आता है। और मजेदार बात और बता दूं कि लगभग 50% बच्चे इसको गलत करते हैं, गलत करते हैं इसको। क्यों? पता नहीं लगता उसको, पता नहीं रबी की है खरीफ की, कंफ्यूज हो गया। लेकिन तरीके से आपने कर लिया जैसे मैंने आपको बताया, या आपका कोई अपना तरीका हो, तो फिर ये कभी नहीं बोलो, ठीक। अब जो ये कमर्शियल फसलें हैं, ये कौन कौन सी है? ये दो है, लिख दीजिए। एक तो है जूट, जूट की फसल है। नेक्स्ट लिखिए खोपरा। खोपरा नाम सुना है? नारियल, लेकिन यहां खोपरा ही लिखा हुआ है। खोपरा और नारियल में क्या फर्क होता है? कुछ तो डिफरेंस होता होगा। एक तो नारियल पानी वाला, पानी वाले के पास जाके आप कहते हो खोपरे का पानी पिला दें? कभी नहीं कहते, आप कहते हो नारियल का पानी पिला दो। लेकिन जब आप प्रसाद में या किसी मंदिर में नारियल चढ़ाते हो, तो आप कहते हो उसकी चिटकी दे दें। वो जो चिटकी होती है वो ही खोपरा होता है, मतलब पूरा निकला हुआ वो गोल गोल सा होगा ना, वो है। इसके ब्रैकेट में एक शब्द लिखा हुआ है मिलिंग। आपको ये बातें ध्यान रखनी है, मैं भेज दूंगा आपको टेलीग्राम के अंदर, आप उसको एक बार और पढ़ लेना। मिलिंग। चले, तो टोटल कितनी फसलें हो गई? 22 फसलें हो गई, ठीक है। कितनी होगी? 22 ही होगी। है जूट, देखो जूट हो गया, पटसन हो गया। जूट एक रेशा फसल है, जैसे कपास टाइप की होती है ना, वैसे जूट की रस्सियां बनाई जाती है, कभी नाम सुना हुआ? रेशेदार फसल होती है ये, ठीक है। ये हो सकता है देख, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि अपने यहाँ पर बोई जाती हो भाई। जैसे चावल आपके नहीं बोए जाते या बोए जाते हैं पूर्वी क्षेत्र में, हमारे चावल बोया जाता है, सरसों बोई जाती है, गेहूं बोया जाता है, चना बोया जाता है, मूंग बोए जाते हैं, मोठ बोए जाते हैं। हमारी तो सारी फसलें बोई जाती है। समस्या आप लोगों की है, ये है। तभी तो देखो श्री गंगानगर को अन्न का भंडार कहा जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखा करो। आइए अब मेरी बात सुनिए,
अरे भाई ऐसे इधर देखो, एक फसल होती है, ये तो एमएसपी कितनी फसलों के लिए जारी होता है? 22 फसलों के लिए। लेकिन एक नाम मैं लिख रहा हूं, राई। राई नाम सुना? जो किस किस जैसी होती है? सरसों जैसी होती है। नारियल, ठीक है ना? अब राई और नारियल, इसका जो एमएसपी है ये वही होगा जो सरसों और खोपरे का होगा। समझ में आई बात सारी? ऑटोमेटिक वही होगा। समझ में आ गई बात सारी? तो लिख दीजिए, एक नोट डाल के लिखिए, राई और नारियल राई और नारियल के एमएसपी का निर्धारण एमएसपी का निर्धारण सरसों और खोपरे के मूल्य, खोपरे के एमएसपी के आधार पर किया जाता है। चलें, होगी बात सारी? तो कितने मूल्य के लिए एमएसपी जारी किया जाता है, कितनी फसलों के लिए एमएसपी जारी किया जाता है? 22। समझ गए? क्लियर? आओ, अब आप ऐसे कीजिए, यहां पर एक स्टार डाल के लिखिए, या 2 मिनट रुको, हाँ स्टार डाल दो, ठीक है। और बीच में है ना ऐसे एक प्लस लगा दो, हाँ ठीक है, ठीक है, प्लस लगा दो। इसमें लिखो, सरकार गन्ने के लिए एफआरपी जारी करती है। एफआरपी जारी करती है, फेयर एंड रिम्यूनेरेटिव प्राइस। हिंदी में इसको कहते हैं उचित व लाभकारी मूल्य। उचित व लाभकारी मूल्य। उचित व लाभकारी मूल्य। चलें, आइए, अब है तो ये एमएसपी की तरह ही, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अलग डिफरेंट लिया हुआ है, ठीक है। 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप जानते हो गन्ने से चीनी बनती है, और चीनी मिल होती है, शुगर मिल होती है। तो यह वह मूल्य होता है जिसे चीनी मिलें किसानों को देती है। वह मूल्य होता है जिसे चीनी मिलें किसानों को देती है। समझ में आई बात सारी? मतलब जो शुगर मिल होगी वो किसानों को प्रॉफिट के तौर पर देती है कि आप रखो ये, ठीक है ना, उसे कहते हैं एफआरपी। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए भाई, इसका मतलब क्या है। इसमें लिखिए, वह न्यूनतम मूल्य जिसे
चीनी मिलें सीएसीपी की सिफारिश के आधार पर किसानों को देती है। क्योंकि गन्ना कौन खरीदेगा? शुगर मिल खरीदेगी ना। तो शुगर मिल के जो मालिक है वो खुद डिसाइड नहीं कर सकते। इसे कौन डिसाइड करेगा? सीएसी। समझ आई? वो सिफारिश करेगी कि भाई ये जो गन्ने की फसल है इसे चीनी मिल इस रेट पर खरीदे। समझ में आई बात? सिफारिश करेगी। अब देखो यहां दो बातें हैं मेरे को किसी ने सिफारिश की, कृपया करके आप इसका एडमिशन ले लीजिए, आधी क्या कहते हैं वो, आधी फीस में ले लीजिए। सिफारिश की है, मेरे को लागू नहीं किया है। मेरी मर्जी पे डिपेंड है, मैं करूं तो करूं, ना करूं तो ना करूं। अब मैंने कहा नहीं जी मेरे को तो इतना चाहिए ही नहीं करना, मैं तो मिल चलाता ही नहीं, बंदी कर दी मैंने। क्या कर लेगी सरकार? लेकिन यदि उसको खरीदना है तो वो इस मूल्य पर खरीदेगी। अब वो किसानों से क्या सांठगांठ करती है? भाई देखो जरूरत तो है नहीं, सरकार तो भाई देखो ये 20 रुपये बोल रही है, 20 रुपये मेरे तो पड़ता नहीं, तो देख ले भाई यदि 10 में दे रहा है तो, नहीं तो भाई मैं दूसरे किसान से बात करता हूं। सर ये भी इनमें चलता रहता है। समझ में आई? तो गन्ने के लिए एफआरपी जारी किया जाता है जो एक तरीके से एमएसपी ही है, लेकिन बात वही आ गई, ये चीनी मिलों के लिए है। इस गन्ने को कौन खरीदता है? शुगर मिल। सरकार नहीं खरीदती गन्ना कभी भी। नरेंद्र मोदी जी गन्ना नहीं खरीदते, सरकार नहीं खरीदेगी। सरकार तो 22 फसलें खरीदेगी अलग अलग रूपों में। एफसीआई खरीद सकता है, नेफेड खरीद सकता है, वो मैं आपको आवश्यकता नहीं है इतनी, इसलिए मैं उसको करवा नहीं रहा हूँ। लेकिन यदि आपको आवश्यकता हो तो मैं आपको सरकार का एक डॉक्यूमेंट भेजूंगा, उसके अंदर सब चीज़ें लिखी हुई है कि ये कौन खरीदेगा। जैसे अनाज एफसीआई खरीदेगा, भारतीय खाद्य निगम वो खरीदेगा। क्यों? क्योंकि आपको राशन के तौर पर लोगों को देगा। ठीक है ना? ज़्यादा खरीद नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादा खरीदने का कोई मतलब नहीं है, पड़ा पड़ा सड़ जाएगा उसके पास। ठीक है? आइए अब एक क्वेश्चन लिखिए जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन लिखिए और लिखिए सरकार कितनी फसलों के लिए, आया हुआ है आपके एग्जाम में ये, सरकार कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है? सरकार कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है? बाईस फसलें, 23 फसलें, 24 फसलें, 25 फसलें। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन, 22, 23, 24, 25। आंसर दीजिए। यही है क्वेश्चन। बताइए, एसएससी के अंदर ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। ए 22 फसलें, आप बताइए 22। अच्छा 22 के पक्ष में कितने हैं?
ठीक है, और 23 के पक्ष में कितने हैं? ठीक है, देखो इसका आंसर होगा 22 फसलें। समझ में आई बात सारी? लेकिन अब मैं एक दूसरा ऑप्शन लिख रहा हूं। बताओ, आज तो ये ऑनलाइन वाले भी जवाब दे रहे हैं। ये देते नहीं है अक्सर, ये सिर्फ इतना ही देते हैं कि सर आवाज नहीं आ रही, और जवाब दिया है आज इन्होंने। बहुत बढ़िया भाई। ये कौन है? एक मूलचंद, पुष्पेंद्र, विजेंद्र, 22। बहुत बढ़िया भाई। ऐसे बच्चे जुड़े रहते हैं ना तो थोड़ा सा सही रहता है। कई की जवाब ना तो यूट्यूब पे देते हैं ना कुछ और, कई तो देखते ही नहीं बेचारे, क्या करे, समय नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा, शानदार। ये 22 फसलें हैं, लेकिन अब क्वेश्चन यही है, और ऑप्शन क्या है? 23 फसलें, 24 फसलें, 25 फसलें, 26 फसलें। अब क्या होगा? अब 23 होगा। समझे ना? इसी टाइप का भी एक क्वेश्चन आया। कई बार क्या होता है, वो 22 ऑप्शन में नहीं देता, 23 दे देता है। फिर क्या आप कहते तो बरा दिया यार, सर ने तो 22 लिखाया था, गलत लिखा दिया। ये मानसिकता होती है विद्यार्थी की। तो समझ गए ना? अब हम 23 कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि अब इसमें क्या किया हमने, गन्ने को भी शामिल कर दिया। लेकिन गन्ना वास्तव में क्या एफआरपी है, लेकिन है तो एमएसपी की तर्ज पर ही। इसकी थीम तो वही है भाई, जहां सरकार खरीदती है यहां पर शुगर मिल खरीद रही है। समझे ना? तो इस स्थिति में इसका आंसर होगा 23 फसलें। चलिए अब आइए, खरीदी कौन करता है? वैसे तो देखिए बहुत सारे नाम है, ठीक है। मैं आपको जो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट भेजूंगा उसके अंदर बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, आप उसमें से लिखना, ठीक है। ना भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है, काम चल जाएगा। लेकिन मैं आप में एक जिज्ञासा पैदा करना चाहता हूं कि कौन कौन सी फसलें कौन खरीदता है, ठीक है। मूल रूप से जो नाम सामने आता है, मुख्य रूप से जो नाम सामने आता है वो आता है एफसीआई। मैं एक बता देता हूं बस, क्योंकि मुख्य रूप से यही आपके सामने आएगा खाद्यान्न के संबंध में। एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। इसमें लिख दीजिए, यह पीडीएस के लिए गेहूं व चावल की खरीदी करता है। यह पीडीएस के लिए गेहूं व चावल की खरीदी करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। हेड ऑफिस नई दिल्ली है। इसका जो उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना। खाद्य फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा देना। मुझे नहीं पता आपको ये जवाब देना है, मैंने पहले करवा चुका हूं, बस रिवीजन करवा रहा हूं आपको। आपको ये बताना है कि खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, और दूसरा क्वेश्चन है खाद्य दिवस कब मनाया जाता है।
दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए, दोनों करवा चुका हूं। खाद्य दिवस कब मनाया जाता है और खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। चले, होगी बात सारी। अब आइए एक क्वेश्चन लिखो, थोड़ा सा अलग टाइप का है। क्वेश्चन लिखिए, या ऐसे करूंगा, इसको मैं बड़ा क्वेश्चन है ये, टेलीग्राम पे डाल दो, पर चलो लिख लो, बाद में फिर क्या आपके मन में सवाल आएगा। लिखिए, क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी। एमएसपी के संबंध में, एमएसपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमएसपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिखिए, यदि बाजार मूल्य ज्यादा है, यदि बाजार मूल्य ज्यादा है तो किसान सरकार को बेचेंगे। यदि बाजार मूल्य ज्यादा है तो किसान सरकार को बेचेंगे। दूसरा लिखो, यह किसानों की पैदावार के लिए, यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य निर्धारित करता है। यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य निर्धारित करता है। तीसरा लिखिए, यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता करता है। चौथा लिखिए, यह किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक है। यह किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक है क्योंकि इससे किसान पैदावार पर ज्यादा लाभ कमाते हैं। पैदावार पर ज्यादा लाभ कमाते हैं।
आइए, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन काट के भी आप इसको कर सकते हैं। 1, 2 व 4 सही है। 1, 2 व 4 सही है। बी ऑप्शन है 2, 3 व 4 सही है। 2, 3 व 4 सही है। सी ऑप्शन है 2 व 4 सही है। और डी ऑप्शन है 2 व 3 सही है। ऑप्शन काटने की टेक्निक के आधार पर आप इसे सही कर सकते हो। ये जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये आपके आया हुआ है यूपीपीसीएस में। वर्तमान में जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो ऐसे ही बन रहे हैं। चले, बताइए कौन बताएगा इसका आंसर है? डी, आप बताइए। सी, 2 व 4 सही है। डी, बी, ये डी और बी में समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, बाद में कहेंगे सर मैं तो बी बोल रहा था। सेकंड, चलो जी कोई बात नहीं। मुझे एक बात बताइए, यदि बाजार मूल्य ज्यादा है तो किसान सरकार को बेचेंगे। फसल बेचने के दो साधन होते हैं हमारे पास, या तो हम आड़तीये को बेचते हैं, मतलब व्यापारी को बेचते हैं, या हम सरकार को बेचते हैं। आप जब फसल बेचने जाते हो तो दो ही माध्यम है आपके पास। हम किसको बेचते हैं? जो हमें ज्यादा पैसा देता है। यदि आड़तिया हमें ज्यादा पैसा देगा, व्यापारी यदि हमें ज्यादा पैसा देगा, तो हम एमएसपी पर किसानों को नहीं बेचेंगे और व्यापारी को बेच देंगे। व्यापारी क्या है? बाजार मूल्य। तो यदि बाजार मूल्य ज्यादा है तो किसान सरकार को बेचेंगे। ये क्यों करेगा? तो इसका मतलब ये तो सही नहीं है, ये तो गलत है। इसका मतलब जिस ऑप्शन के अंदर एक है वो ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। तो इसमें ये तो हो ही नहीं सकता। 3 ऑप्शन बच गए। यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य निर्धारित करता है। भाई, न्यूनतम समर्थन मूल्य की परिभाषा क्या है? किसानों की पैदावार जो होती है उसके लिए कम से कम मूल्य निर्धारित करना, यही तो है। समझे ना बात को? तो ये तो करेगा ही करेगा, ये सही है। मतलब जिसमें 2 आएंगे वो सही है, 2 सभी में है। ठीक, आइए, यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता करता है। करता है कि नहीं करता? अभी तो बताया, गेहूं चावल को खरीदेंगे, राशन में मिलेगा, सरकार ऐसे तो खरीदेगी। ये भी सही है। मतलब जिसमें 3 है, जिसमें 3 नहीं है वो आंसर नहीं हो सकता, सी में नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बच गए। अब यहां तो तुक्का भी मार दोगे ना तो ही बात निकल जाएगी आपकी। अब सी, ये बी सही है या डी सही है? जैसे ये ऑनलाइन बता रहे हैं सारे सी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, वो गलत हो गया। मैंने कहा ना हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी समस्याएं रहती हैं। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। तो बताइए, चलो जी कोई बात नहीं। इसका जो आंसर होगा ये होगा डी। समझ में आई बात सारी? देखो ये क्या लिखा हुआ है, यह किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक है। ठीक है, समझ में आता है, फायदा ही है किसानों को तो। ठीक है, आगे क्या कहता है? क्योंकि इससे किसान पैदावार पर ज्यादा लाभ कमाते हैं। ये सही नहीं है। ज्यादा लाभ थोड़ी कमाते हैं, उनको तो कम से कम दिया जाता है। ज्यादा लाभ तो वो तब कमाएंगे जब बाजार मूल्य ज्यादा हो। एमएसपी थोड़ी ज्यादा देती है। एमएसपी तो क्या करती है? उसको सपोर्ट करती है।
जैसे कोई एग्जाम होता है तो आपको ये कहा जाता है कि 40% वाले पास है, तो आप 40% लेके खुश हो जाते, चलो यार पास तो हुए। ठीक है, आपको 65% वाले के बराबर थोड़ी दर्जा दिया जा रहा है, आपको तो वैसे कहा जा रहा है पास हो यार। समझे ना बात को? तो इसका उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना नहीं होता है, बल्कि किसानों को सेफ करना होता है ताकि वो फसल को बोए। समझ में आई बात सारी? तो इसका आंसर होगा 2 व 3 सही होगा इसका आंसर। समझ में आई? क्लियर होगी बात सारी? चलिए जी, ये था जी आपका एमएसपी, इसको आपने ध्यान में रखना है और बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए जी।